हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। हम ऑलरेडी एग्रीकल्चर में और प्लांट में हम कैसे कैसे यूज करेंगे वो हम देख चुके हैं। आज है कि मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं। पहला है मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स, यानी हम ऐसे ड्रग्स बना सकते हैं जो ज्यादा सेफ हो और ज्यादा इफेक्टिव हो, यानी ज्यादा जल्दी काम करे और साइड इफेक्ट्स भी ना करे। सेकंड है रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने कोई दवाई ली या हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया, तो उसमें बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो, लाइक एलर्जी हो, हमारी बॉडी उसको ना एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन इनका रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसा नहीं होता, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज फॉर द वर्ल्ड फॉर। अभी तक हम 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स ला चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि यूज हो रही है। और इंडिया में 12 अभी तक हमारे पास है जो हम यूज कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। यानी कि अब इंसुलिन क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। इंसुलिन हमारे पेनक्रियास से निकलता है, एक केमिकल है, अब मान सकते हैं। इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको कम करना और उसको मतलब ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना, ये इंसुलिन का काम होता है। अब जो हम बोलते हैं ना डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो इंसुलिन है वो अपना काम सही से नहीं करती है। यानी इंसुलिन या तो कम हो जाती है बॉडी में, या बनती ही नहीं है, या काम नहीं कर पाती है। तो उसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं डायबिटीज। तो इसमें क्या है, अब जब शुरू शुरू में हमारे पास ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं थी इंसुलिन की, ना दवाइयाँ थी, तो हम क्या करते थे, इंसुलिन को हम जानवरों से निकालते थे, जैसे कि जनरली हम पिग से निकाला करते थे। तो उनसे हमें निकालते थे। इससे दो बेकार चीजें होती है क्या, एक तो हमें बेफिजूल में जानवरों को मारना पड़ रहा है, दूसरा बहुत ही कम अमाउंट में निकलता था, तो वो सबको नहीं मिल पाता था। खासकर जो गरीब लोग हैं उन तक तो पहुंच ही नहीं पाता था, क्योंकि अब पिग से निकल रहा है तो इतना सारा प्रोसीजर उसमें यूज हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट वैसी हाई हो जाएगी। तो अब इसकी जरूरत थी कि हम एक ऐसी दवाई लाएं जो सस्ती भी हो और सबको अवेलेबल भी हो और ज्यादा इफेक्टिव हो, जिसमें हमें जानवरों को ना मारना पड़े। तो हमने क्या किया, इंसुलिन का जो है वो प्रोडक्शन किया फैक्ट्रीज में। कैसे, अब हमें ये पता है कि इंसुलिन में दो चेन होती है, चेन ए और चेन बी। ये दोनों चेन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, यानी प्रोटीन की बनी हुई है। और इंसुलिन की जो दोनों चेन है वो आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी हुई रहती है, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है। अब मैमल्स में क्या होता है कि जो इंसुलिन होती है वो डायरेक्ट इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसाइज नहीं होती, वो प्रो हार्मोन के फॉर्म में सिंथेसाइज होती है। यानी कि एक्चुअल में वो अभी फंक्शन फॉर्म में नहीं आई अपने, वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, नहीं एक्स्ट्रा प्रोटीन की चेन होती है, जो कि होती है सी पेप्टाइड। इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा इंसुलिन, ये है प्रो इंसुलिन जो बनता है, और ये अभी काम करना चालू नहीं करा। अब इसमें तीन चेन है, ये जो ब्लैक वाली है ये है ए पेप्टाइड, ये जो ग्रीन वाली है ये है बी पेप्टाइड, और ये जो ब्लू वाली है वो है सी पेप्टाइड। यानी तीन पेप्टाइड की चेन है, यानी तीन प्रोटीन है, ये बी और सी। अब ये जो सी है, ये इसकी वजह से इंसुलिन एक्टिवेट नहीं है। लेकिन जैसे ही अभी प्रो इंसुलिन एक्टिवेट फॉर्म में आता है तो ये सी चेन अलग हो जाती है, और ए और बी बस आपस में बाइंडेड रहती है। जो बॉन्ड इसमें थे वही इसमें है, एक यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक यहाँ, और एक केस के अंदर खुद, और ये सी चेन अलग हो गई है। तो अब ये जो बना है ना, ये इंसुलिन है, और ये अब फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, यानी कि ब्लड में से शुगर लेवल को कम कर सकता है। तो ये जो सी पेप्टाइड है वो मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होती है, और उसको मैचुरेशन के दौरान हटा दिया जाता है, तब जाकर वो इंसुलिन एक्टिवेट होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछते हैं इस चैप्टर में से, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं, और यहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं। 1983 में एली लिली एक कंपनी थी, ये अमेरिकन कंपनी थी, ये कंपनी का नाम है एली लिली, और ये डेट भी याद रखिए 1983। इन्होंने दो डीएनए की सीक्वेंस को प्रिपेयर किया जो कि ये इंसुलिन चेन बना सकते थे। यानी कि अब हमें जैसे ये पता चल गया कि इंसुलिन में तीन चेन होती है, ए बी और सी, तो हम क्यों फालतू में ए बी रखें, सी को हटाएं, सीधा हम सिर्फ ए बी बनाते हैं और उसमें बॉन्ड बना के इंसुलिन बना लेते हैं। यही काम किया इस कंपनी ने। इसने क्या किया, दो ऐसे डीएनए के सीक्वेंस बनाए तो दो चेन बना सकती है, एक ए चेन और एक बी चेन।
जो इंसुलिन में होती है। और ये बनाई किसमें? ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर, यानी ई कोलाई के अंदर जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है उसमें बनाई। तो चेन ए और चेन बी अलग अलग उनको बनाया गया और उसके बाद उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया। तो बन गया हमारा बाहर फैक्ट्रीज में इंसुलिन। अभी इजीली इसको कोई भी खरीद सकता है और कोई इसके खास साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे और हमें किसी जानवर को मारना भी नहीं पड़ेगा। दूसरा है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो। यानी इसमें क्या होता है? पहली बात तो ये कि जीन थेरेपी जो है हम एम्ब्रियो में ही या चाइल्ड में ही परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आगे और ज्यादा सेल डिवीजन हो गया तो हम कहाँ एक एक सेल में जाके चेंज करते रहेंगे। तो अगर वो चेंजेस एम्ब्रियो में ही कर दिए जाए करेक्शन, तो वो आगे वैसे ही चलता चल जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी है, अगर हमें वो बाद में पता चल रही है तो बाद में तो उसका इलाज हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो हम जब हम पैदा भी नहीं हुए उससे पहले अगर हमने डायग्नोस कर ली वो बीमारी और फिर उसको हमने तभी सुधार दिया, तो वो आगे होगी ही नहीं। तो यही किया जाता है जीन थेरेपी में, करेक्शन किया जाता है ऐसे डिजीज का जो जीन से हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का यहाँ पर करेक्शन किया जाता है बचपन में ही, ताकि वो आगे जाके बड़ी ही ना हो। अब इसमें क्या किया जाता है? जीन्स को इंसर्ट किया जाता है उस पर्सन की सेल में या टिश्यू में जहाँ पे हमें डिजीज को ठीक करना है। तो ये हम क्या करेंगे? जीन को एडिट किया और फिर उस जगह पे लगा दिया जो हमें ठीक करना है। सबसे पहले जो जीन थेरेपी की गई वो 1990 में की गई एक 4 साल की लड़की में। और इलाज किसका किया गया? एडीए, एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। यानी कि उस लड़की में क्या था? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी हो गई थी। तो उस कमी को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी की गई, वो 4 साल की थी तब। तो ये पहली बार किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये एडीए करता क्या है? एडीए जो एंजाइम होता है वो इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। अब ये जो डिसऑर्डर है वो क्यों होता है? क्योंकि एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए जो जीन होता है उसमें डिलीशन हो जाता है, यानी कोई एक सीक्वेंस डिलीट हो जाता है। ये डिलीशन क्या होता है? ये हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्या होता है कि जैसे एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि एक जीन है, यहाँ पर कोई सीक्वेंस है ABCD। अब ये जो ABC है इसका काम है एडेनोसिन डीएमिनेज बनाना। अब यहाँ पर किसी भी वजह से बी डिलीट हो गया और केवल यहाँ पे रहा A और C। तो अब क्या करेगा? अब ये वो एंजाइम बनाएगा ही नहीं जो वो बना रहा था। तो एंजाइम नहीं बनाएगा तो एंजाइम की कमी हो जाएगी, उसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है? एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? कई डिलीशन की वजह से, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसको हमारे पास ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करो, कि बार बार आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा हर कुछ टाइम पीरियड के गैप में। तो एक तो बहुत ही महंगा प्रोसेस है, क्योंकि बार बार आप ट्रांसप्लांट करवाओगे तो हॉस्पिटल्स का खर्चा आएगा। दूसरा कि हमें ट्रांसप्लांट करवाने के लिए बोन मैरो भी मिलना चाहिए। तो और बार बार आपकी बॉडी में सर्जरी होगी तो वीक भी होगी। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, बट हमारे पास यही तरीका है अभी, और कोई नहीं है। लेकिन जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग आई तो हमारे पास एक और अच्छा तरीका आ गया। क्या? कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाए। मतलब क्या है उसको? पहली बात तो ये कि हमें डिजीज में ही जो डिजीज है वो बचपन में डायग्नोज करनी पड़ेगी, यानी कि जब वो अभी ज्यादा उसमें सेल डिवीजन नहीं हुआ तो हम उसमें अगर शुरू से ही ट्रीटमेंट कर देंगे, उसमें अगर हम जीन में हेरफेर कर देंगे और जीन को सही करेक्ट कर देंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब की, तो वो ऑलरेडी सही हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फंक्शनल डीएनए इज गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन। इंजेक्शंस के थ्रू पेशेंट को फंक्शनल डीएनए दिया जाता है जो कि जेनेटिक ये वाला जो एंजाइम है एडेनोसिन डीएमिनेज वो बना सके। लेकिन ये दोनों ही तरीके कारगर नहीं है, क्योंकि अब हमने फंक्शनल डीएनए जब दिया तो अब ये हमें बार बार देना पड़ेगा। अगर हम बचपन में ही ये दे दे, बचपन का मतलब जाइगोट में ही या कुछ जब सेल्स डिवीजन करे तो ही हमें ये बार बार इंजेक्शन नहीं देने पड़ेंगे। अब हमने जो फंक्शनल डीएनए बाहर बनाए ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद, तो ये इंजेक्शन भले ही इससे तो अच्छा प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि बार बार वो इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बचपन से ही वो नहीं दिया, हमने थोड़े बड़े होने के बाद दिया। तो अब सेल्स को तो बार बार जरूरत पड़ेगी कमांड देने की। लेकिन अगर जाइगोट फॉर्म में ही वो कर दिया जाए तो वो कम्प्लीटली क्योरेटिव हो सकता है, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसमें करते क्या है?
लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, यानी जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी में से थोड़ा सा लिम्फोसाइट निकाल लेते हैं। लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड में ही होती है, वो निकाल दिया। उसके बाद एक फंक्शनल डीएनए cDNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लिम्फोसाइट। उसमें ऐसा डीएनए इंसर्ट किया जाता है, cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है जो एडीए बना सके, और फिर ये वापस से पेशेंट में डाल देते हैं और फिर पेशेंट सही हो जाता है, वो डीएनए बनाने लग जाता है। तो ये चीज हम बार बार करनी पड़ती है। लेकिन ये जो सेल्स होती हैं आर नॉट इमॉर्टल, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए एक बार हमने बना दी तो बन गई। अब क्योंकि हमें पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सारी कुछ टाइम बाद मरती रहती है और नहीं बनती रहती है, तो अब हमें बार बार इन सेल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा था कि ये भी कम्प्लीटली क्योरेटिव नहीं है, क्योंकि अब ये इमॉर्टल तो है नहीं, तो पेशेंट को बार बार फ्यूजन की जरूरत पड़ती है जेनेटिकल इंजीनियर लिम्फोसाइट्स की। तो ये टेक्निक, जेनेटिकली इंजीनियर टेक्निक, ये 100% तभी अच्छी है जब हम उसको शुरू से डायग्नोज कर लें और शुरू से ही उसके डीएनए को हमेशा के लिए बदल दें। अब अभी भले ही हम cDNA बाहर से इंजेक्शन के फॉर्म में डाल रहे हैं, लेकिन ये भी तो हमें बार बार करवाना पड़ रहा है, इसलिए ये अभी तक हमारे पास इसका बहुत अच्छा इलाज नहीं आया है। If the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, it could be curative, यानी कि जब वो बहुत ही मतलब अभी उसका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, एम्ब्रियो की फॉर्म में है, तभी अगर हम पता लगा लें और उसकी जो बोन मैरो की सेल्स है जो आगे लिम्फोसाइट बनाने वाली है उसमें ही तभी हम चेंजेस कर दें, तो ये डिजीज का इलाज 100% हो सकता है। लेकिन हमारे पास अभी इतना ना तो नॉलेज है ना ही इतने हम तरक्की कर पाए हैं कि ज़ायगोट फॉर्म में ही हम डिजीज का पता लगा पाए, और मे बी कुछ टाइम बाद हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और इन सभी इलाज हमें जरूर मिल जाएगा। एक और यूज है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, या डायग्नोसिस मतलब होता है कि डिजीज का पता लगाना। तो अब इसमें क्या रहता है, अब जैसे हम सुनते हैं कि कैंसर है लोगों के, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो लोगों को जनरली बहुत बाद में पता चलता है, उसकी लास्ट स्टेज में, तो जब तक पता चलता है तब तक इलाज करवाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास उसका इलाज नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, ये डायग्नोसिस कर लेता है किसी भी डिजीज को बहुत ही पहले। जैसे कि कैंसर वो फर्स्ट स्टेज में इसने डायग्नोस कर लिया, तो उससे क्या है, हम शुरू से इलाज ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ये इसमें और भी टेक्निक्स आती है। इसमें क्या है, कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल लाइक सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, यानी कि जैसे हम यूरिन टेस्ट करते हैं, सीरम टेस्ट करते हैं, तो इसका हमें कब पता चलेगा, जब डिजीज हो चुकी होगी अच्छी खासी, तब पता चलेगा। लेकिन तब हमें पता चलेगा तो इलाज में बहुत देर हो चुकी होगी, तो हम पहले से ही पता लगाते हैं। कैसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही हम पढ़ चुके हैं, एलिजा, ये कुछ टेक्निक्स होती है जिनसे हम पहले ही पता लगा सकते हैं। अब ये जो बीमारियां होती है वो जनरली पैथोजन से होती हैं। अगर हम बायोटिक डिजीज की बात करें तो पैथोजन मतलब डिजीज करने वाले, तो उन्हें नॉर्मली सस्पेक्ट कब कर सकते हैं, जब पैथोजन जो है वो डिजीज के सिम्टम बनाए, यानी जैसे पैथोजन ने ग्रोथ करी, उसकी वजह से हमें बुखार आया, खांसी हुई, तो ये जो सिम्टम आए तब हमें पता चलेगा अरे कोई बीमारी है, कोई पैथोजन घुस गया। लेकिन इस टाइम तक पैथोजन इतना ज्यादा बढ़ चुका है बॉडी में कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम शुरू से ही उसको कंट्रोल कर ले कि अभी थोड़ा से बैक्टीरिया वायरस घुसे, उन्होंने अभी इतना ज्यादा अपना आतंक नहीं फैलाया, और हमने अभी से उनका पता लगा लिया, कैसे? एप्लीफिकेशन करके। एप्लीफिकेशन पीसीआर के थ्रू करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें डीएनए को पहले तोड़ते हैं फिर उसकी बहुत सारी कॉपी बनवाते हैं। तो अगर अभी हमारे पास एक चीज है, हम क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा हमारी बॉडी में से कोई पार्ट लिया, ठीक है, अब उसको हमने बहुत सारे टाइम कॉपी करवा दिया। अब कॉपी करवाएंगे तो वो चीज हजारों लाखों तक पहुंच जाएगी। अगर वो लाखों तक पहुंच रही है, इसका मतलब उस पैथोजन के नंबर उसमें, इसका मतलब वो पैथोजन थोड़ा तो है, तभी तो वो लाखों तक पहुंचा। लेकिन अगर पैथोजन होगा ही नहीं तो वो फैलेगा ही नहीं। तो अगर ये हमारी बॉडी में सेम ऐसी, जैसे हमने बॉडी से निकाल के इसको ग्रोथ करवाई, ऐसी सेम ही बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है कुछ टाइम बाद। लेकिन हमने क्या है, पहले से ही इसको लैब में ले जाके टेस्ट कर लिया, अगर आगे जाके ये करने वाला है, तो हमें पहले से ही पता चल गया ये बीमारी होने वाली है, तो हम पहले से ही अपना इलाज करवा सकते हैं। जैसे कि एचआईवी, अब एचआईवी का वायरस जो होता है वो बहुत ही स्लो स्लो अपना काम करता है। वो पहले बॉडी हमारी अटैक करेगा, फिर वो वायरस अपनी कॉपी बनाएगा, फिर वो हमारी सारी सेल्स को खराब करेगा। तो ये सारे प्रोसीजर में टाइम लगता है, जब तक सिम्टम आते हैं तब तक हम फिर बच नहीं पाते। तो अब क्या करें, पहले से ही टेस्ट करवाओ। पीसीआर क्या करेगा, उस वायरस, जैसे हमारा कुछ सैंपल लिया, ब्लड सैंपल, अभी उसमें वायरस के नंबर कम है, उसका पीसीआर करवाया लैब में,
पीसीआर करवाया तो क्या हुआ, उसके नंबर बहुत ज्यादा हाई हो गए। अब उसको हमने डिटेक्ट कर लिया, अब उसके नंबर है बॉडी में, इसका मतलब वो हमारे आगे जाके ये डिजीज करने वाला है, तो पहले से ही उसके खिलाफ दवाई दे देंगे और हम सही को चाहिए। तो इसके अलावा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का यूज किया जाता है म्यूटेशंस, जीन में जो म्यूटेशंस हो जाते हैं उसको पहचानने में। जनरली जो कैंसर होता है वो म्यूटेशंस की वजह से होता है, तो वो हम पहचान सकते हैं, और बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो म्यूटेशन की वजह से होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जेनेटिक्स वाले चैप्टर में कि कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो म्यूटेशन से होते हैं। तो उनके इलाज में भी हम ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इलाज में नहीं उनके डायग्नोसिस में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं। और ये करेंगे कैसे, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लेंगे या आरएनए लेंगे। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक स्ट्रैंड होगा, उसके बाद इसको लेबल करेंगे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जिसको हम बोलते हैं प्रोब। अब इसको हाइब्रिडाइज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ, यानी ऐसा डीएनए जो इसके साथ बॉन्ड बना सके। और इसके बाद हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। दो क्लोन होता है, उसके पास म्यूटेटेड जीन होते हैं, वो हमें फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखेंगे क्योंकि जो प्रोब है उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया म्यूटेट जीन के साथ। मतलब क्या है इसका कि हम पहले एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए लिया और उसको हमने रेडियो एक्टिव कर लिया ताकि बाद में हमें वो इजीली लाइट एमिट करके हमें पता चल जाए कि वो डीएनए है। अब उसको हम हाइब्रिडाइज करवाते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से और फिर उसको ऑटोरेडियोग्राफी के थ्रू देखते हैं। अगर वो जो क्लोन है उसमें म्यूटेटेड जीन है, मतलब जीन म्यूटेट हो गया, तो वो हमें फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं दिखेगा क्योंकि उसने उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाया ही नहीं। लेकिन अगर म्यूटेशन नहीं है तो वो हमें फोटोग्राफिक फिल्म पर दिख जाएगा क्योंकि उसने कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया है। तो ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर म्यूटेशन हुआ है और फिर कहाँ पर हमें वो इलाज करना है, यानी उस जीन को सही करना है। एक और टेक्निक होती है एलिजा। एलिजा का जो प्रिंसिपल है वो ये है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। यानी एंटीजन क्या होते हैं, जो पैथोजन होते हैं वो एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन करवा के हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। तो जो पैथोजन का इन्फेक्शन है उसको कैसे प्रेजेंस, उसकी एंटीजन से उसकी प्रेजेंस का पता लगाते हैं या फिर डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी बन रही है या नहीं हमारे बॉडी में पैथोजन के अगेंस्ट। तो यानी या तो एंटीजन देखो या एंटीबॉडी देखो। एंटीजन जनरली प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो इसका पता लगा के कि एंटीजन है या एंटीबॉडी है, ऐसा करके हम पता लगा सकते हैं कि ये डिजीज है या नहीं है। एलिसा के फुल फॉर्म डिजीज वाले चैप्टर में आ चुकी है, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। इसके फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। ये था सारा कि मेडिसिन में हम कैसे कैसे यूज लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।